हनुमान जी आईएएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज से हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को बड़े ही डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं और लगभग 5-6 क्लासों में इसको ख़त्म करेंगे हम लोग, और ऐसा पढ़ेंगे कि बिल्कुल यूपीएससी के लेवल का इतनी डिटेल में कवर करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। आज की क्लास में हम लोग एक बेस बनाएंगे, एक बैकग्राउंड देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत चालू कब से हुआ, कैसे हुआ, वहाँ तक पहुँची कहानी कैसे। तो कुछ आक्रमणों को पहले हम लोग देखेंगे जिनमें प्राचीन काल से लेकर हम मोहम्मद गोरी तक के आक्रमणों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग दास वंश की कहानी को शुरू करेंगे। ठीक, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक माना जाता है और 712 ईस्वी से लेकर 1707 तक मध्यकालीन भारत का इतिहास माना जाता है और 1707 से अब तक आधुनिक भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है साथियों, ये वाला जो समय है जो 712 से लेकर जो 1707 तक की कहानी है ना, 1707 तक की कहानी है, इसी सारे पीरियड को हम लोग पढ़ेंगे। 712 से लेकर 1191 तक पूर्व मध्यकाल माना जाता है। 1191 से 1707 तक उत्तर मध्यकाल, मतलब मध्यकाल को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक, यहाँ सब की कहानी है, ये सब सारी कहानी आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, अब साथियों प्राचीन काल में आप लोगों को मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाते समय बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो बहुत सारे कारण थे, जिनमें बाढ़ भी कारण था, आक्रमण भी कारण था, मलेरिया भी कारण था, तमाम चीजें कारण थी। तो जो ये आक्रमण वाला कॉन्सेप्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों पर आर्यों ने आक्रमण किया और इंद्र के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता के दुर्गों को ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। ये गार्डन चाइल्ड महोदय और मार्टिमर ह्यूलर और स्टुअर्ट पीगर कहते हैं, ये मैंने बताया हुआ है। यदि हम लोग गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पीगर और मार्टिमर ह्यूलर की बातों के सही मान लें तो भारत में जो पहला आक्रमण था वह आर्यों ने किया। आर्यों ने भारत पर पहला आक्रमण किया, किसके द्वारा? चाइल्ड महोदय ने कहा था और स्टुअर्ट पीगट ने कहा था और एक हीलर नाम के विद्वान थे, व्हीलर ने कहा था। इन तीनों विद्वानों ने कहा था कि आर्यों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था प्राचीन काल में, लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास। अगर इनकी बातों को हम लोग सही मानते हैं तब। ठीक, उसके कुछ समय बाद साथियों भारत पे जो आक्रमण किया वह किया हखामनी वंश का एक शासक था। क्या नाम है इसका? हखामनी वंश का शासक, इसका नाम था साइरस। यह साथियों 558 से लेकर 529 ईसा पूर्व के आसपास भारत पर आक्रमण किया था यह व्यक्ति साइरस। इसे भारत में तो विशेष सफलता नहीं मिली, लेकिन यह गंधार को जीतता हुआ आगे बढ़ा। भारत में असफल रहा। इसी वंश का, हखामनी वंश का ही एक शासक है दारा प्रथम। यह साथियों 515-16 के दौरान 1516 ईस्वी में आक्रमण करता है। 516 ईस्वी में आक्रमण करता है भारत पर और यह पंजाब को जीतता है। सिंधु नदी की आसपास वाले क्षेत्रों को जीतकर यह कब्जा कर लेता है। दारा प्रथम पहला सफल आक्रमण इसी दारा का माना जाता है। ये ईसा पूर्व है, इसको थोड़ा समझते चलिएगा। ठीक, ईसा पूर्व ये पहला सफल आक्रमण माना जाता है। इसी को डेरियस भी कहा जाता है, दारा को ही। इसके कुछ समय बाद भारत
करता है सिकंदर महान 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान भारत पर आक्रमण करता है और यह पूर्व पोरस को हराकर आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि इसकी सेना जवाब दे देती है, कहती है भैया हम लोग थक चुके हैं, हमें परिवार की याद आ रही है, हम लोग अपने देश जाना चाह रहे हैं, हम लोगों का पीछा छोड़ो भैया सिकंदर। तो सेना जवाब देती है तो सिकंदर अकेला करेगा क्या, मारा थोड़ी नहीं जाएगा। तो बेचारा पूर्व पोरस को हराकर पंजाब को जीतकर यह वापस चला जाता है, पंजाब को भी पूर्व पोरस को ही दे देता है। मेरा मानना है कि सिकंदर की सेना डर गई थी। डरी क्यों? क्योंकि अब थोड़ा मैप पे आ जाइए, भारत का नक्शा बना लीजिए, थोड़ा सा मोटा नक्शा। ये है भारत का मोटा एक नक्शा मैं बना ले रहा हूं। अब भारत में साथियों जितने आक्रमण हुए हैं ना, वो इस तरफ से हुए हैं, इस तरफ से क्यों? क्योंकि ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये तो पूरा पहाड़ ही है, हिमालय पर्वत है, तो इस तरफ से आक्रमण की तो संभावना ही नहीं है। ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया हिंद महासागर वाला एरिया है, तो इस तरफ से भी आक्रमण की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि साथियों आक्रमण इस तरफ से ज्यादा होने का जो कारण है वह यह है कि यहां अफगानिस्तान है और यहां पाकिस्तान है, और ये पूरा एरिया जो है अरब प्रायद्वीप वाला एरिया है, जहां मुस्लिम देश लगभग है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और मध्य एशिया वाले देश, यमन, सब ये मुस्लिम जो देश हैं सब इसी वाले एरिया में है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि साथियों सऊदी अरब में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ सऊदी अरब में, मक्का में, लगभग 570 ईस्वी के आसपास, ईस्वी में, ईसापुर में नहीं, ईस्वी में 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। और मुस्लिम धर्म इतना तेजी से विस्तार किया, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब ही मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे। 570 से 632 ईसा पूर्व तक इनका समय काल था, और इसी दौरान इन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की, और इतना तेज मुस्लिम धर्म विस्तार किया, इतना तेज इस्लाम आगे बढ़ा कि पूरा बेल्ट जो है अरब देश वाला, सारे देश लगभग मुस्लिम धर्म को अपना लिए। फिर वो चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, सभी ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया। क्योंकि मुस्लिम धर्म तो भाई, मुस्लिम धर्म से पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म था, तमाम धर्म पहले से थे। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तो पहले से ही था, क्योंकि 500 ईसा पूर्व के आसपास तो बुद्ध वाली कहानी थी। तो वही लोग कन्वर्ट हो गए मुस्लिम धर्म में, ज्यादातर लोग, ईसाई, कुछ लोग अन्य धर्मों के लोग भी थे। अब यही के जो शासक हैं वही लोग भारत पर आक्रमण करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि साथियों मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहे गए। ये खलीफा मोटिवेट करते थे कि आप लोग अपने धर्म का विस्तार कराइए, अपने अनुयायियों को बढ़ाइए, और होता भी था। धीरे धीरे इन शासकों ने विभिन्न जगहों पे आक्रमण कर करके लोगों को धर्मांतरण करवाया और मुस्लिम धर्म को अपना लिया, मुस्लिम धर्म को अपना लिया तमाम लोगों ने। अब यहीं से सऊदी अरब में ही जन्म हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, जो अब भारत पर आक्रमण करेगा। इससे पहले सिकंदर के बाद साथियों एक पॉइंट और छूटा था, सेलुकस निकेटर का। अब 2 पॉइंट है अभी। सेलुकस निकेटर ने भी भारत पर आक्रमण किया था 505 से 503 ईसा पूर्व के आसपास। इसके बाद एक शासक और है, उसके बाद हम लोग मोहम्मद बिन कासिम पे आएंगे, डेमेट्रियस। यह व्यक्ति भारत पर आक्रमण करता है 180 ईसा पूर्व के आसपास। 180 ईसा पूर्व के आसपास डेमेट्रियस भारत पर आक्रमण करता है, और यह व्यक्ति पंजाब के बहुत बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लेता है।
डेमेट्रियस। ये बताते हैं पतंजलि महोदय अपनी किताब महाभाष्य में। ठीक इस आक्रमण का उल्लेख पतंजलि ने महाभाष्य में किया हुआ है। अब इस व्यक्ति के बाद, ये तो प्राचीन इतिहास की बात हो गई, अब सऊदी अरब वाला ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, यह भारत पर आक्रमण करेगा। कब करेगा भारत पर आक्रमण? तो यह व्यक्ति 712 ईस्वी में करेगा। अब ईस्वी में कहानी आ गई। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर रहा है भारत पर। मोहम्मद बिन कासिम यह भारत पर आक्रमण करता है, यहीं से आता हुआ इस वाले क्षेत्र पर, इस वाले क्षेत्र पर। यहां कौन है शासक? तो यहां का शासक है इस समय हिंदू शाही शासक राजा दाहिर। ये सिंध वाला एरिया है, क्योंकि सिंध नदी यहीं से बहती है। ये सिंध वाला एरिया है। राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करता है, राजा दाहिर को पराजित करता है। पराजित करके पहली बार यही व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लगाता है। जजिया कर जो है यह भारत पे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ही लगाता है। और इस कर से विकलांगों को, बच्चों को, बुढ़ापों को और ब्राह्मणों को इस व्यक्ति ने छूट दी, मतलब जजिया कर नहीं लिया। जजिया कर क्या होता है था? तो यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, मतलब आप मुसलमान नहीं है तो आपको कर देना होगा, मतलब यह धार्मिक कर था। यह कर नहीं देना है, मुसलमान बन जाइए, धर्मांतरण कर लीजिए। मुसलमान नहीं रहेंगे, कर देंगे, चाहे हिंदू हो चाहे कोई धर्म को, कर देंगे। सीधा धर्म के आधार पर यह कर था। ठीक इस व्यक्ति के बाद साथियों अब कहानी आएगी महमूद गजनवी वाली। महमूद गजनवी की क्या कहानी है, थोड़ा पीछे से हम लोग देखेंगे। महमूद गजनवी से पूर्ववर्ती शासक कौन हुए? कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ईरान के शासकों की एक शाखा तुर्किस्तान में आकर बस गई थी। अब ये लोग तुर्कों से इतना घुल मिल गए कि इन्हें तुर्की वंश कहा जाने लगा। और इसी तुर्की वंश का एक व्यक्ति जिसका नाम है अलप्तगीन, यह व्यक्ति स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना करता है और अपनी राजधानी गजनी को बनाता है। अपनी राजधानी किसको बनाता है? गजनी को। यह कहानी है 963 ईस्वी की। ठीक गजनी को अपनी राजधानी बनाता है, शासन करने लगता है। इसकी मृत्यु हो जाती है 963 ईस्वी में। इसका पुत्र है इसहक, इसी का पुत्र है इसहक। यह 3 वर्षों तक शासन करता है। इसहक के बाद इसका सेनापति है बलब्तगीन। बलब्तगीन इसका सेनापति है। बलब्तगीन शासन करता है। बलब्तगीन शासन करता है 972 ईस्वी तक। 972 ईस्वी में इसकी भी कहानी खत्म होती है और इसका गुलाम पिराई शासन करता है। पिराई शासन करता है कहां पे? गजनी कर रहा है। गजनी कहां है? तो ये अफगानिस्तान वाले एरिया में है गजनी। गजनी, गंधार सब अफगानिस्तान में है। गौर प्रांत अभी आगे देखेंगे, सब अफगानिस्तान में है। तो पिराई शासन करता है। पिराई का ही पुत्र है साथियों सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन है किसका पुत्र? पिराई का पुत्र। यह शासन करने लगता है। उसके बाद पिराई के बाद 997 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। यही पहला शासक है सुबुक्तगीन कि इसके समय से हिंदू शाही राज्यों से मुठभेड़ शुरू हो जाएगा। हिंदू शाही राजा है जयपाल, उनसे इसका मुठभेड़ जारी रहता है, शुरू हो जाता है। माना जाता है कि जयपाल ने एक बार गजनी पर भी आक्रमण किया था। सुबुक्तगीन से
अब यहाँ से लड़ाई हिंदुशाही राज्यों में और इन गजनी शासकों में होना शुरू हो जाएगा। इसका सुबुक्तगीन जो है, इसके दो पुत्र हैं। बड़ा पुत्र है महमूद, महमूद जो है यह बड़ा पुत्र है, छोटा पुत्र है इस्माइल। छोटा पुत्र का नाम है इस्माइल और बड़ा पुत्र है महमूद। सुबुक्तगीन के मरने के बाद इस्माइल राजा बनता है, गजनी का शासक बनता है। छोटा पुत्र क्यों? क्योंकि इस्लाम में बड़ा पुत्र सिंहासन पे बैठे ऐसी कोई परंपरा नहीं थी इस्लाम में। ये परंपरा तो भारत की है ना, परंपरा भारतीय संस्कृति सभ्यता की परंपरा रही है कि बड़ा पुत्र शासक बने, क्योंकि हम लोग रामायण महाभारत से प्रभावित रहे हैं। रामायण महाभारत में दिखाया गया कि बड़ा पुत्र ही शासक बनता है। भगवान राम बने थे और महाभारत में युधिष्ठिर बनाए गए थे। तो ये कॉन्सेप्ट भारत का है, भारत की परंपराओं से है। छोटा पुत्र शासक बनता है। इस छोटे पुत्र को ये बड़ा पुत्र महमूद पराजित करता है, मतलब युद्ध लड़ता है, इसको पराजित करता है और ये महमूद गजनी का शासक बनता है। यही महमूद साथियों महमूद गजनवी है। क्या है? महमूद गजनवी है, यही महमूद। ठीक, अब महमूद की कहानी क्लियर हो गई, हम लोग महमूद तक आ गए। अब यही महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, जो कि इलियट बताते हैं। इलियट एक इतिहासकार है, बताते हैं महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कुछ विद्वान 12 बार भी कहते हैं। इसका जो पहला आक्रमण है साथियों, अब यही मैं हम लोग देखेंगे, यही से छोटे छोटे पॉइंट में थोड़ा मैं मिटा दूं इसको, ये वाली कहानी मिटा दे रहा हूं, इसके बाद यही देखेंगे। ठीक, बहुत ज्यादा स्थान नहीं लेंगे, बहुत कम स्थान में देखेंगे। इसको भी मैं यहां मिटा दे रहा हूं। अब इस महमूद गजनवी का जो पहला भारत पर आक्रमण है वो 1000 ईस्वी में है। ठीक, अब इस पे हम ईस्वी में ही कहानी चलेगी। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी भारत पर पहली बार आक्रमण करता है और सीमावर्ती क्षेत्रों को, मतलब इस वाले क्षेत्रों को, जो किले हैं, इस सीमा पे जो किले हैं, इन्हीं किलों को जीतकर यह वापस चला जाता है, आगे नहीं बढ़ता। 1001 में साथियों, 1001 में यह आक्रमण करता है। जयपाल के ऊपर युद्ध होता है पेशावर में और जयपाल को हराता है यह व्यक्ति, जयपाल को हराता है और पेशावर को, काबुल को लूटता है। महमूद गजनवी का यह दूसरा आक्रमण है। उसके बाद सारे आक्रमणों को नहीं देखेंगे हम लोग, मुख्य आक्रमणों को देखेंगे। उसके बाद आक्रमण करता है 1004 में मुल्तान पर। कहां कर रहा है? मुल्तान पर आक्रमण करता है और यहां पे फतेह दाऊद नाम का व्यक्ति शासक है, इसको हराता है। फतेह दाऊद को हराता है मुल्तान पर और मुल्तान को पूरी तरह से लूटता है। 1014 में साथियों यह आक्रमण करता है थानेश्वर पर और यहां का शासक राजा राम है, इसको भी हराता है और लूटता है। थानेश्वर को भी लूटेगा सब जगह, कोई भाग जाएगा, कोई हार जाएगा और यह लूट कर निकल लेगा। तो 1014 में थानेश्वर पर आक्रमण करता है। 1000 साथियों 15 में माना जाता है कि एक आक्रमण बड़ा महत्वपूर्ण आक्रमण है रानी दिद्दा जो कि कश्मीर की रानी थी, इन पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी और रानी दिद्दा महमूद गजनवी को बुरी तरह हराती हैं, एक बार नहीं 2-2 बार। और यह बेचारा भारत में बुरी तरह से पीटा जाता है, मतलब हारता है पहली बार। और यह जब सफल नहीं हो पाता तो माना जाता है कि कुछ रानी दिद्दा के जो आलोचक है, मतलब इसी के आदमी रहे होंगे, गजनवी के आदमी ही,
तो रानी दिद्दा को ये लोग चुड़ैल रानी का नाम दे देते हैं। अरे वो वही वाली कहानी जो 2-3 में थी ना, अंगूर नहीं मिलता तो अंगूर खट्टे हैं, वही वाली कहानी है। जब जीत नहीं पाता महमूद गजनवी तो कह देता है ये चुड़ैल रानी है। ये रानी दिद्दा थी जिन्होंने महमूद गजनवी को बढ़िया से 2 बार हराया था। ठीक, इसके बाद आक्रमण करता है 1018 में यह व्यक्ति कन्नौज पर आक्रमण करता है और यहां के शासक हैं राज्यपाल। यहां के शासक हैं राज्यपाल। इनको हराता है और मथुरा को लूटता है। माना जाता है कि यहां पर बहुत सारे सोने की मूर्तियां थी जिनको उठाकर गजनवी लेकर चला गया। इसके बाद यह आक्रमण करता है 1019-20 में विद्याधर पर। किस पर? विद्याधर पर, जो कि बुंदेलखंड के शासक हैं। इनको भी हराता है, ये विभाग पर आ जाते हैं और इनके भी शहर को बढ़िया लूटता है महमूद गजनवी। इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है ना साथियों, वो गुजरात पर है। गुजरात पर किया गया आक्रमण है और यह करता है 1025 में। 1025 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है और सोमनाथ मंदिर को अच्छे से लूटता है। मतलब खनवा के जो जमीन में गड़ा हुआ संपत्ति था, दीवार में गड़ा हुआ था, सब खनवा के उठा ले जाता है और वहां की मूर्तियों को भी तोड़ कर ले जाता है और मक्का में मस्जिदों के सीढ़ियों में लगवा देता है मूर्तियों को तोड़ ताड़ के। मतलब एक तरह से कहिए बड़ा उजट टाइप का व्यक्ति था यह। ठीक, यहाँ का शासक भीम प्रथम रहता है। ये भीम प्रथम है, यहाँ भाग जाता है बेचारा। क्या करे, भाग जाता है, लूट लिया जाता है। जब लूट कर यहां जा रहा होता है तो भारत के जाटों ने इसका विरोध किया, इसको बड़ा परेशान किया और बड़ी आर्थिक क्षति इसको हुई। लेकिन ये किसी तरह से पूरी संपत्ति को ले देकर चला जाता है अपने देश गजनी। वहां जाता है, अपनी प्रजा में संपत्ति बांटता है, विश्वविद्यालय बनाता है, अजैब घर बनवाता है, नहरें कुएं बनवाता है। मतलब अपनी प्रजा के लिए यह मार्कर लिख गया, अपनी प्रजा के लिए यह एक बहुत अच्छा शासक था अपनी प्रजा के लिए, क्योंकि यार अच्छी अच्छी चीजों सामाजिक कार्य कर रहा है ना। ठीक, जो उसके बाद जाटों से बदला के लेने के लिए यह 1027 में भारत दोबारा आता है, कई 17वां बार आता है और जाटों को हराता है। ठीक, उसके बाद इसकी कहानी खत्म होती है क्योंकि 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद गजनी थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है। इसी समय साथियों गजनी में 2 नए वंशों का विकास होता है, जन्म होता है। वो 2 नए वंश कौन है? तो पहला वंश है, अब मैं इसको एक बार मिटा दूं उसके बाद देखा जाए। ठीक, गजनवी को साथियों कुछ इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। एक इतिहासकार हैं हबीब नाम के इतिहासकार हैं हबीब। ये कहते हैं कि गजनवी कोई धर्मांध व्यक्ति नहीं था, मतलब धार्मिक व्यक्ति नहीं था। इसने इस्लाम धर्म को संसार की नजरों में गिराया ही, मतलब बदनाम ही किया, ये हबीब कहते हैं। वहीं जाफर नाम का एक व्यक्ति है, जाफर नाम के व्यक्ति है, जाफर, ये सब इतिहासकार हैं। जाफर कहते हैं कि ये महमूद गजनवी जब भारत पे आक्रमण करता था या कहीं भी आक्रमण करता था तो इसका उद्देश्य धर्म प्रचार करना नहीं था बल्कि धन को लूटना था, ये जाफर कह रहे हैं। वहीं नाजीम नाम के एक व्यक्ति हैं, नाजीम नाम के एक व्यक्ति हैं, इतिहासकार हैं। ये कहते हैं कि महमूद गजनवी ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को लूटा, किसी को नहीं छोड़ा।
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि महमूद गजनवी अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। ठीक, इसके बाद साथियों इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 में। इसकी मृत्यु के बाद इस वाले क्षेत्र में, गजनी वाले क्षेत्र में, दो नए वंश का जन्म होता है। एक वंश का नाम है, दो नए वंशों में पहले वंश का नाम है ख्वारिज्म, ख्वारिज्म वंश, ख्वारिज्म वंश। दूसरा वंश है गौर वंश, गौर वंश। ठीक, ये दो वंश कहां हो रहे हैं? यही गजनी वाले एरिया के आसपास, क्योंकि महमूद गजनवी की मृत्यु हो चुकी है। अब बहुत कमजोर शासक हैं और ये लोग दो वंश, दो नए नए शासक अब उभरेंगे। ख्वारिज्म शासकों का जो शासन होगा वह थोड़ा इधर होगा, पश्चिम साइड, और गौर प्रांत जो होगा, गौर राज्य जो होगा वो थोड़ा इधर होगा, मतलब भारत की तरफ होगा, और ये गौर प्रांत के पश्चिम ओर होगा ख्वारिज्म प्रांत, पश्चिम की तरफ। गौर प्रांत में ही साथियों दो भाई हुए। पहले का नाम है गियासुद्दीन, गियासुद्दीन दूसरा, पहला भाई है। दूसरा भाई जो है वह है शिहाबुद्दीन, ये दो भाई हैं। गियासुद्दीन गौर प्रांत का यानी कि गौर वंश का पहला शासक बनेगा, गियासुद्दीन। और ये जो शिहाबुद्दीन है साथियों, यही धीरे धीरे ये जो ख्वारिज्म वंश है, क्योंकि ख्वारिज्म वंश ने गजनी पर अधिकार कर लिया था, महमूद गजनवी वाले क्षेत्र पर। इस ख्वारिज्म वंश के शासक खुसरो से शिहाबुद्दीन जो है वह गजनी को छीन लेता है। किससे छीन लेता है? गजनी को छीन लेता है खुसरो से लगभग 1173-74 के दौरान। और यही शिहाबुद्दीन साथियों मुइजुद्दीन मुहम्मद गोरी है। शिहाबुद्दीन ही मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी है, बड़ा लंबा नाम है। शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, मतलब गोरी यही है गियासुद्दीन का भाई। गौर वंश के बारे में माना जाता है कि ये लोग भी पूर्वी ईरान से आकर गौर प्रांत में बस गए थे। कुछ लोग इन्हें संसबनी वंश कहते हैं। पूर्वी ईरान से बसे हुए लोगों को संसबनी वंश कहा जाता था। कुछ लोग इन्हें अफगानी भी कहते हैं, गौर वंश को। यही मोहम्मद गोरी साथियों भारत पे पहला आक्रमण करता है 1175 में। कब करेगा पहला आक्रमण? 1175 में मुल्तान पर। इसके आक्रमण के समय भारत की जो स्थिति है साथियों, मुल्तान में, सिंध वाले एरिया में, पंजाब वाले एरिया में, मतलब लगभग इस वाले एरिया, भारत के लगभग पाकिस्तान वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया की बात की जा रही है। भारत से थोड़ा ऊपर वाले भाग में, क्योंकि मुल्तान पाकिस्तान में पड़ता है। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग वाली कहानी है, वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। तो मुल्तान में मुस्लिम राजा हैं, सिंध में मुस्लिम राजा हैं, पंजाब में भी मुस्लिम राजा हैं, और बाकी भारत के सारे एरिया पे लगभग हिंदुओं का शासन है। गुजरात में चालुक्य वंश शासन कर रहा है, अजमेर दिल्ली में चौहान वंश शासन कर रहा है, बुंदेल में चंदेलों का शासन है, कलचुरी में चेदी वंश का शासन है, बंगाल में पाल वंश और सेन वंश शासन कर रहा है। ठीक, ये भारत की कंडीशन है। इसी कंडीशन में आप एक बात और यहां समझते चलिए ताकि चीजें समझ में आए। जो पृथ्वीराज चौहान है दिल्ली का शासक, इसने गुजरात के शासक भीमद्वितीय को हराया हुआ है, मतलब चालुक्यों को हराया हुआ है, अपमानित किया हुआ है पृथ्वीराज चौहान।
पृथ्वीराज चौहान बुंदेलखंड के शासक परमाल देव को भी हराया हुआ है, इसकी भी अच्छी खासी बेइज्जती हुई है। और कन्नौज के शासक जयचंद्र की पुत्री सहयोगिता का अपहरण करके विवाह कर लिया है। तो अलगई खार खाए पड़ा हुआ है व्यक्ति, तो अच्छा खासा दुश्मनी करके बैठा है पृथ्वीराज चौहान भी। अब हम लोग आते हैं आक्रमण पे। तो पहला आक्रमण जो मोहम्मद गोरी का है वह 1175 में किया गया। 1175 ईस्वी में किया गया मुल्तान पर। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया गया और इसने मुल्तान को जीता, उसको अच्छा खासा लूटा। दूसरा आक्रमण यह करता है 1178 में, यह मुल्तान पर था, इसको जीता। दूसरा आक्रमण 1178 में करता है गुजरात पर। गुजरात यही जो का चालुक शासन है, यहां इसकी पहली हार होती है। इसको भीमद्रिति पराजित कर देता है। कहीं कहीं मूलराज भी लिखा हुआ है, तो मूलराज भीमद्रिति का छोटा भाई था, उसकी माता नायिका देवी थी। कहीं कहीं नायिका देवी को भी लिखा गया है कि नायिका देवी के नेतृत्व में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। क्योंकि भीम बड़ा भाई था, तो भीम के नाम से ही ज्यादातर किताबें भीमद्रिति ही दिया गया है। तो भीम प्रथम को उद्गजन भी हरा था, भीमद्रिति को गोरी हरा रहा है, भीमद्रिति से गोरी हार रहा है। ठीक, उसके बाद 1179 में यह आक्रमण करता है पेशावर पर। पेशावर को जीत लेता है। पेशावर को जीतने के बाद यह 1185 में सियालकोट को जीत लेता है। सियालकोट को जीत लेता है। 1185 में सियालकोट को जीतकर यह वापस चला जाता है। मोहम्मद गोरी वापस चला जाता है। उसके बाद यह फिर 86 में आता है और आक्रमण करता है लाहौर पर। 1186 में यह दूसरी बार आ रहा है और लाहौर पर आक्रमण करता है। लाहौर पर आक्रमण करता है और पंजाब को जीत लेता है। पंजाब को जीत लेता है। पंजाब को जीत लेता है। जब पंजाब को यह जीतता है ना, तो इसके राज्य की सीमाएं, मतलब गोरी के राज्य की सीमाएं पृथ्वीराज चौहान के राज्य से सटने लगती है, क्योंकि पंजाब वाला एरिया पृथ्वीराज चौहान के एरिया से सटता था। यहीं पे इसी बॉर्डर लाइन पर एक राज्य पड़ता था, एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता था, भटिंडा। भटिंडा पे गोरी आक्रमण कर देता है और भटिंडा को जीत लेता है। जब भटिंडा को जीत लेता है तो पृथ्वीराज चौहान भटिंडा अपने अधिकार में मानता था पृथ्वीराज चौहान, और वो तो बड़ा महत्वाकांक्षी था, वो तो बर्दाश्त करेगा नहीं। अब पृथ्वीराज चौहान ये भटिंडा को जीतकर वापस जाने वाला ही था गोरी, कि पृथ्वीराज चौहान भटिंडा पर आक्रमण कर देते हैं। जब आक्रमण कर देते हैं भटिंडा पर, तब मोहम्मद गोरी अपने सेनाओं को लेकर पृथ्वीराज चौहान से 1191 में तराइन का युद्ध लड़ता है। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ता है और मोहम्मद गोरी की बुरी तरह से हार होती है। मोहम्मद गोरी की बुरी तरह हार होती है और मोहम्मद गोरी पीठ दिखाकर भाग जाता है। पृथ्वीराज चौहान की यही एक गलती मानी जाती है कि पृथ्वीराज चौहान ने उसका पीछा नहीं किया, उसको मृत्युदंड नहीं दिया। गोरी इसी अपमान मुद्रा में चला जाता है वापस, और 1 साल बाद ही अपने 1,20,000 सुसज्जित घुड़सवार तीर धनुष चलाने वाले लोगों को लेकर, यानी सेना को लेकर भारत पर आक्रमण करता है। पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है।
फरिश्ता कहता है, फरिश्ता नाम का एक इतिहासकार है, कहते हैं फरिश्ता कि पृथ्वीराज चौहान के पास 5,20,000 सेना थी, घुड़सवार सेना, और 3,000 हाथी थे। फिर भी 1,20,000 सेना से पृथ्वीराज चौहान की सेना हार जाती है, क्योंकि माना जाता है कि राजपूत लोग छल से आक्रमण, पीछे से आक्रमण, पीने योग्य जल में पीने योग्य जल में जहर नहीं मिलाते थे, पीछे से वार नहीं करते थे। मतलब ये लोग सीने पे वार करते थे। राजपूतों वही भाई यार महाभारत रामायण से प्रभावित थे। ये लोग एकदम खुला लड़ते थे। कभी कभी तो राजपूत शासक राजा अकेले ही कूद जाते थे युद्ध में, और राजा को मार दिया जाता था, और जब राजा ही मर गया तो सेना तो भाग जाती थी। बहुत सारे युद्ध तो ऐसे ही राजपूत राजा हार गए, राजा ही मर गया है, नेतृत्व ही खत्म हो गया है। तो पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। हसन निजामी कहता है कि पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने के बाद पृथ्वीराज चौहान को अजमेर ले जाया जाता है गोरी के द्वारा। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान गोरी की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, और कुछ दिनों बाद पृथ्वीराज चौहान विद्रोह कर देते हैं। लेकिन विद्रोह करने के बाद गोरी पृथ्वीराज चौहान को मृत्युदंड दे देता है। ये कहते हैं हसन निजामी नाम के लेखक, ताजुल मासिर नाम की किताब है इनकी, उसमें कहते हैं। वहीं चंद्र बरदाई जो पृथ्वीराज का दरबारी कवि है, वह कहता है कि पृथ्वीराज चौहान दरबार में लाया गया पृथ्वीराज चौहान को, और गोरी ने इन्हें तीर धनुष दे दिया, इनकी आंख फोड़ दी थी, और कहा भाई तुम तीर धनुष चलाओ, तुम्हारे निशानों को देखा जाए, तुम सुना है तुम बहुत ही अधेरे में निशाना लगा लेते हो। और चंद्र बरदाई ने डायरेक्शन बताया, और पृथ्वीराज चौहान ने उसी तीर से मोहम्मद गोरी को मार दिया। ये तो मूर्खों जैसी बात हो गई है कि इतना श्रेष्ठ योद्धा मोहम्मद गोरी इतना दिमाग लगा लगा के वहां आक्रमण कर रहा है। यह साथियों इसकी जो व्यक्तित्व की विशेषता थी ना, वह महमूद गजनबी से बड़े ऊंचे लेवल की थी। यह गोरी जो है ना अपनी योजना को बढ़िया से बनाता था, उसको जांचता परखता था, उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करता था, उसके बाद आक्रमण करता था। यह जल्दबाजी में काम नहीं करता था। यह योग्य व्यक्तियों की इसके अंदर बड़ी परख थी। बहुत सारे गुलामों को इसने खरीदा हुआ था, और उनको सैनिक शिक्षा दे देकर उनसे अच्छे जगह काम लेता था। यह व्यक्ति अनावश्यक किसी से दुश्मनी नहीं लेता था, अनावश्यक दुश्मनी। ऐसा व्यक्ति इतना बड़ा मूर्खता तो नहीं कर सकता कि पृथ्वीराज चौहान जैसे व्यक्ति के हाथों जिसके बारे में पता है कि भयानक तीर धनुष चलाता है, और उसके हाथ में तीर धनुष थमा दे और सामने बोलता रहे। आपकी आंखों में पट्टी बांध दी जाए और कोई बोलता रहे तो थोड़ा बहुत अंदाजा तो हम लोग लगा सकते हैं यार। और पृथ्वीराज चौहान जब इतना बड़ा तीर धनुष चलाने वाला था तो मोहम्मद गोरी इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लिया होगा। तो चंद्र बरदाई के द्वारा ये जो कहानी गढ़ी गई है यह मुझे मन गढ़ंत कहानी लगती है। हाँ, हसन निजामी की बात सही लगती है। ठीक, तो ये 92 में हार जाता है गोरी। उसके बाद 94 में चंदावर की युद्ध में 1194 में चंदावर का युद्ध गोरी लड़ता है। इसमें किसको हराता है? तो इसमें पृथ्वीराज के ससुर वहीं कन्नौज के गढ़वाड़ शासक जयचंद को हराता है, जिन्होंने साथ नहीं दिया पृथ्वीराज चौहान का। जो साथ नहीं देगा धीरे धीरे गोरी सबको निपटाएगा। और चंदावर का युद्ध जीत कर एक बार फिर वापस चला जाता है। उसके बाद साथियों यह फिर आता है 96 में। मोहम्मद गोरी फिर आता है 95-96 में, यानी कि 1195 में आता है। अब यह बयाना पे आक्रमण करता है, बयाना पे आक्रमण करता है और बयाना को जीतकर अपने एक दास गुलाम तुगरिल खां को
सूबेदार बनाकर बयाना से चला जाता है और कहता है बयाना को जब जीता था उसी समय ग्वालियर को भी इसने जीता था, लेकिन ग्वालियर को जीतकर वहां का शासक सुलक्षण पाल होता है। ग्वालियर को जीतकर सुलक्षण पाल को अपनी अधीनता में लेकर ये वापस चला जाता है गोरी, और तुगरील खां को, जिसको कि बयाना का सूबेदार बनाया हुआ है, इसको कह देता है कि मैं तो भैया जा रहा हूं, लेकिन तुम ये जो ग्वालियर है ना, जो मेरे अधीनता में काम कर रहा है, इसको निपटा देना, इसको निपटा देना और इसको अपने अंडर कर लेना। और तुगरील खां वही करता है। गोरी को जाने के बाद इसको क्या बोलते हैं, बयाना को, ग्वालियर को जीत लेता है। उसके बाद लास्ट बार गोरी आएगा 1205 में। 1205 में गोरी आता है और यह झेलम और चेनाब नदी के बीच में, झेलम और चेनाब नदी के बीच में इसका युद्ध होता है खोखरों से। खोखरों से इसका युद्ध होता है और यह खोखरों का कत्लेआम करता है, बहुत बुरी तरह से खोखरों को हराता है और यहां से हराकर यह लाहौर चला जाता है। लाहौर में जाकर लाहौर की व्यवस्था बनाता है अच्छे ढंग से। लाहौर की व्यवस्था बनाकर यह गजनी जा रहा होता है। बीच में, लाहौर और गजनी के बीच में एक स्थान पड़ता है दमयक। इसी स्थान पे नमाज पढ़ने लगता है और यहीं पे कुछ विद्रोहियों ने आकर इसका कत्ल कर दिया, मोहम्मद गोरी का इसका कत्ल कर दिया और इसकी लाश को गजनी में दफनाया गया। यह कहानी है 1206 की। गोरी की मृत्यु हो गई। गोरी की कहानी चैप्टर ही क्लोज हो गया। यहां से अपने मृत्यु से पहले साथियों इसने अपना उत्तराधिकारी अपने दासों को बनाया था, लेकिन कौन से दास को उत्तराधिकारी बनाया था यह घोषणा नहीं किया था कि कौन सा दास मेरा बनेगा, क्योंकि इस समय तक इसके जो दास हैं, एक किरमान का सूबेदार है ताजुद्दीन एल्दोज, उच्च का सूबेदार है नसरुद्दीन कुबाचा और दिल्ली का सूबेदार है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यही जो इसके दास हैं, यही में आपस में कजिया झगड़ा होगा, युद्ध होंगे। जो अपनी सर्वश्रेष्ठता साबित करेगा वही शासक बनेगा। जब गोरी ने इन पूरे राज्यों को जीता था ना, तो पूरे राज्यों की जो राजधानी थी वह दिल्ली बनाई गई थी। कब? जब पृथ्वीराज चौहान को 92 में हराया था, तभी तो दिल्ली मिल गई थी इसको। तो 1192 से लेकर 1206 तक पूरे गोरी प्रांत की, पूरे गोरी राज्य की जो राजधानी है वह दिल्ली है। लेकिन कुतुबुद्दीन जब 1206 में दास वंश की स्थापना करेगा ना, तो वो अपनी राजधानी लाहौर को बनाएगा, दिल्ली को पुनः राजधानी बनाएगा इल्तुतमिश 1210 में। तो गोर प्रांत की, मतलब मोहम्मद गोरी ने जिस पूरे क्षेत्र को जीता था 1192 से 1206 के बीच में, इस पूरे समय में जो राजधानी थी वह दिल्ली थी। 1206 से 1210 के बीच में राजधानी लाहौर हो जाएगी कुतुबुद्दीन ऐबक की, और फिर 1210 में इल्तुतमिश राजधानी बनाएगा एक बार फिर दिल्ली को। ठीक, दिल्ली सल्तनत में साथियों कुल 5 वंश शासन करते हैं। पहला वंश होगा दास वंश, जो 1206 से लेकर 1290 तक चलेगा। 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश चलेगा। 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश चलेगा। 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश चलेगा और 1451 से 1526 तक, पानीपत के प्रथम युद्ध तक, मुगलों के आने तक लोधी वंश चलेगा। इन्हीं 5 वंशों के साथियों आने वाले क्लासों में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगली क्लास हमारी इसी पर होगी। ठीक, तो क्लास कैसी लगी साथियों जरूर बताइएगा। हनुमान जी IAS क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते चलिए। इतना मेहनत किया जा रहा है, करते चलिए। तो जय सिया राम, बाय बाय।